हेलो, नमस्कार सभी को। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप भी बढ़िया होंगे। और क्या है कि यूपी टेट का पेपर हो चुका है, आंसर की भी आ गई है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम ना सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि अब भर्ती आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 7 से 8 सालों में यूपी में कोई भी शिक्षक वैकेंसी नहीं करवाई गई है। नहीं करवाई गई है, 7 से 8 सालों से कोई भर्ती आ ही नहीं रही है। तो क्या है कि अभी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। पिछले 7 से 8 सालों में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा अगर कभी भी संभावना बन रही थी वो अब बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। 2027 में इलेक्शन है तो इससे क्या है कि सरकार चाहेगी, करंट सरकार है वो ये चाहेगी जो भी पिछली वक्त भर्तियां या जो भी कहें कि वैकेंसी उनके पास पड़ी हुई हैं उनको वो फिल करवा ले, जिसके बेस पे क्या है कि 27 में इलेक्शन होगा तो वोट भी मांगने हैं। ये आप सब जानते हो और बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जो इलेक्शन के टाइम पे निकल के एकदम से आ जाती हैं। तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि क्या है कि पेपर आप सबके लिए हो सकता है ये बहुत जल्दी में करवा लें, क्योंकि यूपी का पेपर टेट वाला हो चुका है। अब क्या है कि सुपर टेट केवल इनके लिए रह गया है। तो ये आप इस चीज को भी नहीं बोल सकते कि यूपी टेट लास्ट टाइम आपने 2021 या 22 में लिया था, है ना। 21 में मतलब जो कैंसिल हो गया था वो बाद में 22 में करवा लिया था उसको। तो ये भी नहीं आप बोल सकते। अब तो 2026 में उन्होंने सुपर यूपी टेट आपका ले लिया है, तो अब उनके पास पूरा मौका भी है सुपर टेट लेने का। सभी एलिजिबल भी हो जाएंगे, जिन्होंने ये पेपर दिया है पास कर लेंगे वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। और यूपी में क्या है कि सीटेट भी मान्य है। सीटेट मान्य है तो यूपी के अंदर सभी बच्चे इस फॉर्म को डाल ही सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, आप ही का चैनल है। अपना अपना ध्यान रखो, थोड़ी तैयारी अच्छी से अभी से शुरू कर दो। और फिर क्या है कि यूपी में वैकेंसी कब आएगी ये किसी को पता तो है नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत टाइम से, जैसे कि इसको देखिए आप, 80,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, यहाँ ये कह रहे हैं। बाकी न्यूज में अगस्त में 80,000 शिक्षकों के लिए वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं 37,200 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ जाएगा, ये भी कह रहे हैं। मतलब कहें तो हर रोज अखबार में नई नई सूचनाएं आती रहती हैं। यहाँ कह रहे हैं शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर भर्ती होगी, यानी इसमें जूनियर प्राइमरी के या कहें एलटी ग्रेड के सभी के टीचरों की भर्ती कराई जाने की बात कर रहे हैं। योगी जी 10,000 के लिए बोल भी चुके हैं, ये आपको पहले से ही पता है। क्या सच है ना। ये भर्ती मतलब अखबार में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं इसको मानने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि क्या है कि जब तक आधिकारिक सूचना कोई नहीं मिल जाती है तब तक आपको मानने की जरूरत नहीं। हाँ, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू करने से क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी अगर तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो एकदम से अगर कोई पेपर करा भी लिया जाता है तो आपकी तैयारी होगी, क्योंकि क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। 15 से 16 सब्जेक्ट लगभग पढ़ने होते हैं टोटल। उसमें से अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? क्योंकि क्या है कि 1 से 2 महीने में किसी भी पेपर की तैयारी नहीं कराई जाएगी। हो सकता है अगले महीने ये लोग नोटिफिकेशन जारी कर दें और उसके बाद 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके 2 महीने बाद अगर एग्जाम ले लिया, टोटल आपको 3 महीने मिलेंगे। 3 महीने में आप क्या तैयारी पूरी कर सकते हैं? सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो 3 महीने में अगर तैयारी करने का मौका मिल जाए तो पेपर पास कर पाएंगे? मैं जानता हूँ मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। खुद से पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी चैनल से जाके बैच खरीद लो, है ना। बहुत सारे एजुकेशन चैनल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, आप जिससे आपका मन कर रहा है 1,000-1,500 रुपए में कोई बैच मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस किस तरीके से है, क्योंकि एक बार आपको सिलेबस पता चल जाएगा तो उसके बेस पर आप तैयारी भी कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा सब कुछ इसमें आज हम बात करेंगे। तो सिलेबस में ये क्या है कि यूपी सुपर टेट 2026 के लिए सिलेबस है, हिंदी में बनाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आपके लिए आसान होगा पढ़ने में। शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें किस तरीके से ये आने वाला है ये देखेंगे। पहले तो सबसे पहले परीक्षा का अवलोकन कर लेते हैं, परीक्षा किस तरीके से पूछी जाएगी, है ना। परीक्षा का संरचना किस तरीके से, कुल 150 नंबर का पेपर आएगा, है ना, और 150 ही क्वेश्चन होंगे। समय 2.5 घंटे का मिलेगा, मतलब 150 मिनट मिलेगी। 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन और 150 ही मिनट आपको मिलेंगे। टोटल 2.5 घंटे का समय, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट आपके लिए मिल रही है। समय कम नहीं है। प्लस इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी तक जो देख रहा है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है तो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब पर्याप्त समय है। अगर आप तैयारी करके जाते हैं, आपकी तैयारी ठीक है, तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, बतौर तैयारी आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। बाकी क्या है, पात्रता का माध्यम वही है, यूपी टेट या सी टेट आपका होना चाहिए। अगर आप 1st to 5th के लिए जा रहे हैं तो पेपर 1 होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। बाकी डीएलएड, जिसको आप बीएलएड बीटीसी कह लेते हैं ना, वो होना चाहिए आपका। डीएलएड बीएलएड बीटीसी आपने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया हो वो 1st to 5th के लिए मान्य होंगे। बाकी बीएड वाले 6 to 8 के लिए या अब क्लास के लिए बीएड लगेगी। ये ध्यान रखना, बीएड वाले अब
प्राइमरी में नहीं डाल सकते हैं फॉर्म, तो इस चीज़ की बिल्कुल क्लियर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो अब आप बीएड वाले प्राइमरी में फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ डीएलएड बीटीसी या बीएलएड जो होता है वही फॉर्म प्राइमरी में भर सकते हैं। बाकी हाँ, बीटीसी डीएलएड वाले जूनियर के लिए नहीं भर सकते हैं, ये भी है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। बाकी माध्यम हिंदी इंग्लिश पेपर जो आएगा आपका वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आएगा। एक क्वेश्चन जैसे अभी यूपी टेट का पेपर हुआ हिंदी में लिखा है फिर इंग्लिश में लिखा है, इस तरीके से ही पेपर आपका टोटल 150 के 150 क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश में पूछे जाएंगे। हाँ, हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी में ही पूछे जाएंगे, उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करा जाएगा। भाषा के क्वेश्चन जैसे होते हैं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आएंगे 10 लिख के दे रहे हैं वो, तो 10 इंग्लिश के इंग्लिश में, हिंदी के हिंदी में और संस्कृत के संस्कृत में, वो तो आते ही आते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए उनको हिंदी इंग्लिश में वो दोनों में देंगे आपके लिए। बाकी ये असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी के टीचर होंगे और बाकी जो जूनियर की वैकेंसी आएगी उसके बेस पे ये करवाएंगे। विषय का स्तर उन्होंने साफ लिख दिया है, कक्षा 12 तक का वो पूछेंगे। प्राइमरी में उन्होंने साफ लिख के दे दिया है कि जो पेपर का डिफिकल्टी का लेवल होगा वो क्लास 12 तक के लिए डिफिकल्टी लेवल रखेंगे और डीएलएड के पाठ्यक्रम से पूछेंगे। डीएलएड के पाठ्यक्रम में जो आपकी बुक्स थी उसमें आप देख रहे हो जो बाल मनोविज्ञान की बुक्स थी या जो आईसीटी की किताब थी उससे क्वेश्चन बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर मौका मिल जाता है, अगर समय है आपके पास, अभी तो समय है ही क्योंकि अभी तो कोई जानकारी आई तक नहीं है, तो कोशिश कीजिए जो आपने डीएलएड या बीएलएड की बुक्स पढ़ी है उसको आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो तो उसमें इतना आपको समय नहीं लगेगा। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पेपर आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तैयारी शुरू कर दो क्योंकि एकदम से अगर पेपर आ गया कि कोई भी तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। बाकी आगे देख लेते हैं प्रिपरेशन किस तरीके से, मैंने अभी आपको बता दिया। यूपी टेट पेपर 1 होना चाहिए या पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि यूपी में सीटेट को भी मान कर लेते हैं। बाकी 2 साल का डीएलएड बीएलएड जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एनसीटी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन जो बोर्ड है वहां से आपकी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए जहां से आपने ये वाले कोर्स करे हुए हैं जो आपने करे ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, एक कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो एक बार आप अपनी जिस कॉलेज से कराए वहाँ एक बार कॉल करके पूछ लेना कि हमारा एनसीटी से मान्यता प्राप्त स्कूल ये था या नहीं था। बाकी हैं तो हैं ही, सारे के स्कूल हैं वो मान्यता प्राप्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं इसमें आपको। एज क्राइटेरिया अभी से क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 21 से 40 साल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ और 5 साल की इसमें छूट मिल ही जानी चाहिए। क्यों मिल जानी है? क्योंकि पहले से 7 से 8 सालों में आप भर्ती तो करवा नहीं रहे हो, तो जो 7 से 8 साल पहले तैयार बैठे थे भर्ती के लिए उनकी तो एज निकल चुकी है ना, ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको मौका आपको देना चाहिए। बाकी ये पूरा इस तरीके से डिफाइंड है ना, तो इस तरीके से इसको करने वाले हैं। परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से होगा? 150 क्वेश्चन आएंगे, पर्याप्त समय होगा आपके लिए, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं है तो सभी प्रश्न हल करें आप, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे ही करके आओ, छोड़ के आने की जरूरत है ही नहीं आपको। बाकी अगर सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर अभी से कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर 150 नंबर का पेपर आ रहा है तो जिसके 120 प्लस जा रहे हैं, 115 120 प्लस जा रहे हैं, उसका लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो सेफ साइड है थोड़ा सा, लेकिन अभी से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि क्या है कि अगर जगह कम आएंगी तो यही मेरिट और हाई चली जाएगी, जगह ज़्यादा आएंगी तो मेरिट थोड़ी लो जाती है। सीधी सी बात है, जगह जब पता नहीं है कितनी आने वाली है, पेपर कब होगा, कितना समय मिलता है, उसके बेस पे भी डिपेंड करता है। एकदम से भर्ती आई, पेपर एकदम से करा लिया तो मेरिट लो चली जाएगी, समय ज़्यादा दे दिया तो मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि बच्चों की तैयारी कर लेंगे बच्चे उस बेस पे ज़्यादा। और ये आपको मालूम है जब भर्ती सामने होती है तो तैयारी का लेवल बढ़ जाता है, थोड़े अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं कि अरे भर्ती आ गई है तो चलो पेपर देना है अब आपको, तो तैयारी आप शुरू कर दो मेरी मानो। आगे देख लेते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। विषय, मैं कह रहा हूँ कि विषय किस तरीके से वो देख लो। इसमें विषय भाषा, जिसमें हिंदी संस्कृत और इंग्लिश 40 नंबर की आएगी, जिसमें हिंदी 20 नंबर की होगी, इंग्लिश 10 नंबर और संस्कृत 10 नंबर, ये 40 नंबर आपके यहाँ हो गए। सामान्य ज्ञान जिसमें करंट अफेयर हो गया, बाकी सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक होंगे वो यहाँ पूछ लिए जाएंगे, 30 नंबर के हैं। ये ना बड़ा ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है, कैसे पूछ लेंगे, कहाँ से पूछ लेंगे, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है इसका, तो इसकी तैयारी शुरू कर दो। गणित 20 नंबर का आएगा, जिसमें अर्थमेटिक कहूँ तो 12 से 15 नंबर के आसपास अर्थमेटिक होगा। बाकी एडवांस मैथ भी पूछ लेंगे वो आपसे। एडवांस मैथ में कितना पूछ सकते हैं? ज़्यादा 5 से 6 नंबर या 7 नंबर, इससे ज़्यादा एडवांस मैथ के नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, यूपी में एडवांस मैथ आता जरूर है, तो तैयारी थोड़ी अच्छी करके रखना है इसकी भी। मैथ के नंबर में क्या है कि मैथ में नंबर नहीं कटने चाहिए, एक भाषा में नंबर आपके नहीं कटने चाहिए, दूसरा आपके मैथ में नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर 20 नंबर है तो 18-19 के लिए तो आराम से जाना आप। हाँ, जिसका मैथ कमजोर है, जिसको मैथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, किसी और सब्जेक्ट में अपनी तैयारी अच्छी रखो, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है ना कि आपके सभी सब्जेक्ट खराब होंगे, एक थोड़ा सा कमजोर है तो उस पर मॉडरेट कर लो उसको, और जो बहुत अच्छा है आपके, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, उसको और अच्छा कर लो। 1-2 नंबर यहाँ कम हो रहे हैं तो 1-2 नंबर उधर आप खींच सकते हो अपना। लेकिन हाँ,
मौका यही है, क्योंकि इस बार अगर ये भर्ती चलेगी तो इसके बाद न जाने कब नेक्स्ट भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो तैयारी उसी हिसाब से आप अपनी अपनी करके रखो। बाकी लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, आप ही का चैनल है। और फिर क्या है, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल आपके 10 नंबर के आएंगे, जिसमें मैं आपको करवा दूंगा आपका बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। पर्यावरण एवं सामाजिक 10 नंबर का पूछा जाएगा। जो आपने अभी यूपी टेट के लिए पेपर दिया है, ईवीएस पढ़ा है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम में जो पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लगभग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। आप इसके लिए पढ़ते रहो। विज्ञान 10 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे विज्ञान में, वो भी 10 नंबर का होगा। जीवन कौशल 10 नंबर का, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान ये 10 नंबर के हैं। 30 नंबर का टोटल है। जो कहें तो साइकोलॉजी का पार्ट है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पूछ लेंगे, शिक्षण कौशल पूछ लेंगे, सब कुछ इसमें वो आपसे पूछ लेते हैं। सीटेट पढ़ा है आपने, यूपी टेट पढ़ा है। यूपी टेट अगर आपने अभी अभी दिया है रिसेंट वाला, तो 15 से 20 नंबर की तैयारी तो ऑलरेडी आपकी है ही इसमें। जो आप 30 नंबर पे पूछने वाले हैं, इसमें से ये कोई नहीं कह सकता कि यूपी टेट में जो पूछा है वो आपको उसमें काम नहीं आने वाला है। 15 से 20 नंबर आराम से काम आएगा। और मैं तो कहता हूँ पूरे के पूरे 30 नंबर के लिए आपको समझ में आएगा कि 30 नंबर की तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि ये उसी तरीके का पैटर्न है इसका भी। बाकी तार्किक ज्ञान 5 नंबर का, जो रीजनिंग है वो 5 नंबर की आएगी। सूचना एवं तकनीकी आईसीटी 5 नंबर का। अब तो हर टीचिंग एग्जाम में आईसीटी 5 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये तो पूछे ही जाएंगे आपसे। इस तरीके से 150 क्वेश्चन है। हाँ, महत्वपूर्ण क्या है इसमें, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपके ऊपर के 3 टॉपिक, जिसमें आपकी लैंग्वेज 40 नंबर की, सामान्य ज्ञान 30 नंबर का और गणित 20 नंबर का। तो 40, 30, 70 और 20, 90 नंबर के ये हो गए। और 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी, और आप कहें तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये सब आपका 30 नंबर का ही हो गया। मतलब 120 नंबर में ये सारे के सारे 120 नंबर 150 के बहुत ज्यादा नंबर होता है आपका, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये नंबर अगर आप 120 नंबर तैयार कर लेते हैं, बाकी के बचे हुए पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया, और आपका जीवन कौशल, मतलब जीवन कौशल के सॉरी जो रीजनिंग है और आईसीटी है, ये कितना बचा, केवल 30 नंबर, 30 नंबर के बचे केवल 30 नंबर में आप अगर 20 नंबर भी तैयार कर ले तो 140 नंबर की तैयारी हो जाती है आपकी। 140 नंबर जो बच्चा तैयार कर लेगा, मैं तो कहूँगा 150 नंबर की तैयारी करो पूरी की पूरी, कुछ भी छोड़ने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो ये सब्जेक्ट आपको मेन फोकस ऐसे भी करना है। भाषाएं अपनी अच्छी करो, गणित पे अपना काम करो, है ना। बाकी आपका शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, इस तरह इन पे अपना काम करो, 30 नंबर का ये है। और पर्यावरण जो सामान्य ज्ञान है वो 30 नंबर का है। टोटल 120 नंबर की ये 4 चीजें हैं। इन पे अभी से पढ़ना शुरू कर दो, डेली बेसिस पे पढ़ो इनको, है ना। बाकी आगे देख लेते हैं हिंदी में क्या पूछेंगे। व्याकरण आएगा हिंदी का, जिसमें संधि, समास, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संस्कृत में जो प्रत्यय हैं, है ना, समास, विग्रह, सभी पूछ लेते हैं वो। कहें तो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, संधि विच्छेद है, सब कुछ पूछ लेते हैं वो आपसे, है ना। बाकी इंग्लिश में ग्रामर में बेसिक ग्रामर, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव हो गया, वॉइस हो गया, टेंस हो गया, डायरेक्ट की स्पीच हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और कहें तो पैराग्राफ हो गया, उससे क्वेश्चन निकालने के लिए आ जाते हैं। तो ये आपको तैयार करना है। कॉम्प्रिहेंसिव में गद्यांश, पद्यांश, ये सभी आपको पढ़ने की जरूरत है। पैसेज, ग्रामर में पैसेज आपको तैयार करने की जरूरत है। और स्कोरिंग में इंग्लिश 10 नंबर की पूछी जाएगी आपको। वोकेबलरी में विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये सब आप पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। सफलता की सबसे बड़ी रणनीति क्या है कि दैनिक अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है। रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज। व्याकरण नियमों की तालिका बना लो, व्याकरण की दुनिया में उनका एक चार्ट बनाओ, उस पर लिख लो जैसे कर्ता, कर्म, है ना, क्रिया, इसके रूल सारे लिख लो, है ना। और जो आपके कहें तो महेश्वर सूत्र लिख लो, उसके आधार पर याद करने का प्रयास करो। तो इस तरीके से आपको याद रहेंगी चीजें। बाकी क्या है कि ये जो आपके 40 नंबर के हैं, 40 नंबर में आप कोशिश करना 35 नंबर कम से कम जाना है इसमें। हिंदी में एक भी नंबर नहीं घटेगा आपका, 20 के 20 में हिंदी में लेके आओ। इंग्लिश में आप कम से कम 10 में से 7 से 8 नंबर इंग्लिश में ला सकते हो। और अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में लगभग 5 से 6, 7 नंबर उसमें भी आपके आ जाएंगे। तो मतलब 35 के आसपास नंबर इसमें आपके 40 में बनने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इतने नंबर की तैयारी आपकी प्रॉपर होनी ही चाहिए, है ना। स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका। और ये ना लैंग्वेज में क्या है कि नंबर कटते भी नहीं है, जो आ रहा है वो आ रहा होता है। बाकी स्ट्रक्चर किस तरीके से, व्याकरण, संस्कृत, और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश, ग्रामर, वोकेबलरी, जो मैंने आपको बता दिया है। लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। अब आके इसमें क्या है कि व्याकरण का डिटेल में किस तरीके से ब्रेकडाउन किया हुआ है। संधि, समास, काल, वचन, कारक, पुरुष,
अपठित गद्यांश हो गया, गद्य एवं पद्य का संकलन हो गया, या फिर शब्दावली में विलोम पर्यायवाची अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, संस्कृत में प्रत्याहार हो गया, महेश्वर सूत्र हो गया, बस शब्द रूप, धातु रूप, ये एक ही क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में 18+ मैंने पहले ही बताया, संस्कृत में 8+ और अंग्रेजी में वही 7 से 8 नंबर प्लस आपके आने ही चाहिए। 35 से 36 नंबर का ये टोटल आपके पास है डाटा, है ना। इसको आप तैयार अच्छे से करो। बाकी तैयारी के लिए वही दैनिक अभ्यास आपका होना चाहिए। एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा तो दो आप। हिंदी की प्रैक्टिस 1 घंटे करो, 1 घंटे इंग्लिश की करो, और 1 घंटे आप संस्कृत की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो, डिटेल में मत जाओ, कोश मत करो, अभी से एमसीक्यू पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि क्या है कि टॉपिक से हट की भी चीजें पूछी जाती हैं। एमसीक्यू इतने सारे सॉल्व कर दो, मतलब 2-2 हजार एमसीक्यू हर क्वेश्चन के, हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर डालो, कुछ भी छूटेगा ही नहीं आपका। डेली प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां आपसे लग रहा है, जहां समझने में दिक्कत हो रही है, उसको दोबारा रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। अभी तो पेपर सामने भी नहीं है ना कोई कहीं तो सामने एकदम टारगेट है कि अरे इसकी इतनी जल्दी इसकी तैयारी करनी है, तो उसके बेस पे तैयारी करते ही रहो। इसकी सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय महत्व हो गए, है ना, करंट की जीके हो गई, ये सारी आप पढ़ेंगे। करंट अफेयर हो गया, जिसमें नेशनल मुद्दे हो गए, इंटरनेशनल मुद्दे हो गए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में नई नई योजनाएं कौन सी आ रही हैं, किस योजना की कब तक अवधि रखी गई है, तारीख किस तारीख को है, उद्घाटन किसने किया, ये ना सारा सामान्य ज्ञान का पार्ट हो जाता है। जहाँ जनरल अवेयरनेस हो गया, और आपका कहें तो स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे दैनिक जीवन में किस तरीके से आपकी चीजें हो रही हैं, नई नई योजनाएं किस तरीके से लागू करी जा रही है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें यूएन है, G20 हो गया, ट्रीट्स हो गए, समिट्स हो गए, ये सारे आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें नोबल हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, फेस्टिवल्स हैं, म्यूजिक हैं, कल्चर को लेके हो गया, मंदिर हो गए, जितने भी मेले हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है यूपी में वो याद कर लो। सारी चीजें पढ़ना अभी से शुरू कर दो इसमें। बाकी विज्ञान एवं गणित में, विज्ञान में क्या है, 10 नंबर का विज्ञान आपका पूछा जाएगा, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या महत्व, गति एवं बल ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जंतु एवं पादप जगत हो गया, मानव शरीर एवं पोषण हो गया, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं हो गई। इस तरीके से ये टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, 10 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो एनसीईआरटी से भी अगर आपने पीवाईक्यू करे होंगे, उससे आपका निकल जाएगा। बाकी गणित में देख लेते हैं। गणित में अंक गणित एवं संक्रियाएं हो गए, भिन्न, दशमलव, स्थानीय मान हो गया, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, बीज गणित एवं विभाजन हो गया, ज्योमेट्री एवं क्षेत्रफल, आयतन और सामान्य सांख्यिकी। स्टैटिक्स से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है। अंकगणितीय क्षमता हो गया, संक्रियाएं हो गया, एकल नियम हो गया, क्षेत्रफल की गणना हो गया, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत है। क्योंकि क्या है कि मैथ में 20 नंबर पूछे जाएंगे, आपके 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। 20 नंबर की तैयारी में अगर आप 17, 18, 19 नंबर लेके आते हो, तो आपको क्या है कि अगर जगह कम आती हैं, फिर भी क्या है कि एक नंबर से हजारों बच्चे पीछे आगे पीछे हो जाते हैं आपके। तो तैयारी थोड़ी अच्छी रखो। मेरी मानो सलाह बस इतनी है, मेरे भाई बहनों, आप सब मेरे दोस्तों, तो तैयारी अभी से आप शुरू कर दो। ये पेपर आपके लिए पता नहीं इसके बाद कब पेपर होने वाला है, इसके बेस पे आप तैयारी अपनी थोड़ी सी अच्छी रखो। क्योंकि क्या है कि मैं नहीं चाहता ना कि ये भर्ती आपके हाथ से चली जाए, तो नेक्स्ट टाइम आगे 8 से 10 साल लग जाते हैं एक भर्ती दोबारा आने में। नेक्स्ट टाइम किसकी सरकार आए, इन्हीं की दोबारा आ जाए, किसी और की आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। न भर्ती दें। शिक्षा मंत्री का हाल आप देख ही रहे हो, है ना। रोज रेशियो बराबर बता देते हैं, स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है। यूपी में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बच्चे सबसे ज्यादा यूपी में पैदा होते हैं, उसके बाद भी यूपी में स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है। 30,000 प्लस स्कूल बंद कर दिए, शिक्षकों की वैकेंसी करवा नहीं रहे हैं, भर्ती करा नहीं रहे हैं, बच्चे जा कहाँ रहे हैं पढ़ने। एजुकेशन का लेवल यूपी में इतना गिरा हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्कूलों की हालत देखी आपने, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है, पंखे नहीं लगे हुए हैं स्कूलों में। हालत देखो स्कूलों की आप। और एजुकेशन मिनिस्टर वो तो विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, उनको क्या मतलब है। तो इसके बारे में ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, इतनी गंदी राजनीति है। और ये लोग ना बस किस बेसिस पे इनको वोट चाहिए होते हैं, कितने गंदे लोग हैं, कितनी बड़ी राजनीति करते हैं, मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। आप अपने सिलेबस देखो, अपनी तैयारी अच्छी रखो, भर्ती आए उसके लिए तैयार बैठे रहो। आपको सिर्फ एक सीट के लिए रहना है, एक सीट की तैयारी करो, अपनी जॉब ले लो। उसके बाद इस सब के बारे में आप सोचना क्या हो रहा है देश में, किस तरीके से चल रहा है। अभी आपका फोकस सिर्फ आपकी जॉब होना चाहिए, वही आपको आगे लेकर जाएगा। बाकी ये चीजें सभी सेकेंडरी हैं आपके लिए, तो तैयारी आप उसी के आधार पर करो। आपके माता पिता हैं, आपके लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं, उनको ध्यान में रखो। बाकी मोटिवेशन अपने आप आपको मिल जाएगी, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे से जो मदद हो जाती है आप मुझे प्लीज कमेंट करो, जो हो सकेगा मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। कोई किसी तरीके की आपको क्लास चाहिए मुझे आप बता दो, जरूर आपकी हेल्प करूंगा। मेरे बस में जो भी होगा मैं जरूर ट्राई करूंगा। अभी का छोटा भाई, बड़ा भाई, जो समझ लो आप, जो मदद होगी जो जरूर करूंगा। मेरी कोई गलती आप मुझे बताओ, उसमें सुधार करने का प्रयास जरूर करूंगा। लाइक से सब्सक्राइब आप कर लेना, आप ही का चैनल है। आगे देख लेते हैं शिक्षण कौशल।
10 नंबर के आने वाले हैं ये शिक्षण कौशल, जिसमें शिक्षण की विधियां, मेथड हो गया, टीचिंग हो गया और अप्रोच हो गया। बाकी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में जैसे थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, इनको पढ़ना है। वर्तमान भारतीय समाज किस तरीके से, एजुकेशन का वर्तमान में स्तर क्या है, एजुकेशन को किस तरीके से वर्तमान में चलाना है, उसके बाद बारे में हो गया। समावेशी शिक्षा, आपको पता है समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, सभी को एक साथ पढ़ाने वाली इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में हो गया। प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास किस तरीके से करना है उसके बारे में हो गया। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, शैक्षिक का मूल्यांकन एवं मापन किस तरीके से किया जाएगा। आरंभिक पठन कौशल हो गया। और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन किस तरीके से करना, शिक्षक की भूमिका, टीचर्स के रोल के बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे। सुविधा प्रदाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधा ऑब्जर्वर होता है, मॉनिटर करता है ना, नेतृत्व करता होता है, मार्गदर्शक होता है, परामर्शदाता होता है, ये सब शिक्षक के कार्य होते हैं। बाकी प्रश्नोत्तर विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित होता है। बाकी खोज विधि किस तरीके से होती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको तैयार करने की जरूरत है। इसमें जो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा उसमें सब सॉल्व हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। अगर क्वेश्चन की भाषा जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन हाँ क्वेश्चन टिट्टो वही रिपीट होंगे आपके लिए, तो इसकी तैयारी का आप टेंशन मत करना। ये 30 नंबर मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा, आप बनाए रहना क्लास पे, है ना। आप क्लास ले लेना, जितने जब तक पेपर होगा तब तक आपको इतने सारे एमसीक्यू करवा दूंगा कि आपका पेपर इनसे बाहर जाएगा ही नहीं। ये 30 क्वेश्चन मैं जरूर आपको करवा दूंगा। बाकी देख लूंगा, हिंदी की कुछ क्लास हो जाएंगी तो हिंदी की करवा दूंगा, पर्यावरण की कुछ क्लास हो जाएंगी, है ना। वो आपको छोटी छोटी क्लास मैं कोशिश करता रहूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के, या मतलब 10-10, 15-15 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना के मैं दिखाता रहूंगा आपको। आप अच्छा लगे तो बताना आपको भी। बाकी अगला देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं प्रभाव हो गया, प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हो गया, वातावरणीय एवं पोषक तत्व हो गया, सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, इन सब की थ्योरी, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने क्या सिद्धांत दिया है ना, इसके बारे में बता देंगे। बाकी मैंने पता है बुक्स करवा दी है सभी की, जिन ये क्या है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, 1 से 2 नंबर उससे जरूर आता है, आप जरूर पढ़ लो जाके। माइक्रो टीचिंग पे एक वीडियो बनी है, उसको देख लो जाके, पढ़ी रहती है प्लेलिस्ट में, ये तो सभी पे पूछी जाती हैं, ये आपके काम आने वाली चीज है, इसको जरूर देखो। कक्षा शिक्षण के अनुप्रयोग हो गए, सृजनात्मक विकास हो गया, विशेष शिक्षण रणनीतियां हो गए, प्रभावित करने वाले तत्व हो गए, व्यवहारिक मापन हो गया, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था किस तरीके से करी जाएगी, जिसके अंदर समावेशी शिक्षा आपकी आ जाती है। और शारीरिक, श्रवण या दृष्टिबाधित जो भी बच्चे होते हैं, इनके प्रति आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, इनको किस तरीके से पढ़ाना है, वो उसके बारे में क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। बाकी तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी एवं जीवन कौशल 10-10 नंबर के ये सभी हैं। नहीं, तार्किक ज्ञान 5 नंबर का है, आईसीटी 5 नंबर का है और जीवन कौशल 10 नंबर के, तो 20 नंबर का ये टॉपिक है आपके सामने। तार्किक ज्ञान में समरूपता एवं वर्गीकरण हो गया, कथन कारक हो गया, घड़ी एवं कैलेंडर से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, व्यन आरेख एवं व्याख्या मतलब रीजनिंग 5 नंबर की आएगी। आपने अब तक इतनी पढ़ी होगी, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुछ 50-100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, मतलब कहूँ तो ये जो भी टॉपिक है रीजनिंग के, उन सभी टॉपिकों के 10-10, 20-20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, 1 महीने में आपकी पूरी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। 5 नंबर में एक भी नहीं छूटेगा, रीजनिंग में तो गलत होता भी नहीं है और करना भी मत मेरी मानो तो। बाकी जो आपका कहें तो आईसीटी हो गया, सूचना एवं तकनीकी, कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान हो गया, कंप्यूटर का इंटरनेट एवं ईमेल का उपयोग हो गया, स्मार्टफोन एवं शिक्षण एप्स हो गया, एमएस ऑफिस बुनियादी ज्ञान हो गया, ओईआर डिजिटल सामग्री हो गया, या आपका साइबर हो गया, साइबर बुलिंग क्या है, साइबर क्राइम क्या है, इसके बारे में हो गया। इंटरनेट पे ठगी किस तरीके से करी जाती है, इसको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आज के जीवन में आईसीटी का क्या यूज है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा। 5 के 4 हो सकते हैं, 5 के 6 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ 5 लिख के दिया है तो इसके आसपास वो पूछ लेंगे आपसे। जीवन कौशल 10 नंबर का आने वाला है, जिसमें व्यवसायिक एवं नीति आचरण हो गया, प्रेरणा के सिद्धांत हो गए, शिक्षक की भूमिका हो गई, इस तरीके ये टॉपिक जीवन कौशल में एवं प्रबंधन में आपके पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर का है। तो इस तरीके से ये टॉपिक था। बाकी यूपी सुपरटेट की तैयारी के लिए क्या है कि वही प्रीवियस में क्या था कि जो पिछली भर्तियां कराई गई हैं उनमें किस तरीके से कराया गया, आपका जो एकेडमिक है उसका इन्होंने किया है 40% रखा है, और आपका जो सुपरटेट का पेपर होता था उसका 60% रखा है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता था। एकेडमिक से मतलब है कि आपने जो 10th में 10%, 12th का 10%, और आपने ग्रेजुएशन करी है उसका 10%, और आपने जो ये डिप्लोमा करा है उसका 10%, टोटल 40% यहाँ से ले लेते थे, और सुपरटेट से आपका 60% इसका ले लेते थे। जो आपने सुपरटेट में जितने नंबर लेके आए उसका 60% इसमें से ले लेते थे, और इसके आधार पर आपकी एक मेरिट बन जाती थी और आपके टोटल नंबर दिखा दिए जाते थे, उस पर आपकी भर्ती करा ली जाती थी। इस बेस पे अब भर्ती कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी किसी को नहीं मालूम है, जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें वो चीजें डिक्लेयर कर ही देंगे। लेकिन हाँ मेरी मानो तो इस तरीके से अब ये नहीं होगा,
इस पे आप जाना भी मत। और कहूँ तो इस ये आपके बस में है भी नहीं। 10th आप कर चुके हो, 12th कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर ली है और आपने डीएलएड, बीएलएड या बीटीसी जो डिप्लोमा आपने करा है वो आप कर चुके हो, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर आपका, दोबारा आप करने नहीं वाले हो और हो चुका है। सुपर टेट में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने। आप एक बात बताओ, अगर ये एकेडमिक अगर नहीं भी जोड़े जाएंगे तब भी आपको हाईएस्ट नंबर लेके आने, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओगे आप। और अगर यहाँ के अगर नंबर जोड़े भी जाते हैं तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने, ऑप्शन कोई है ही नहीं। तैयारी आपको एकेडमिक जोड़े जाएं ना जोड़े जाएं वो बात की बात है, डिटेल नोटिफिकेशन आई उसमें वो क्लियर कर देंगे आपको। आपको तैयारी किस लिए करनी है? आपको तैयारी सिर्फ अभी के लिए करनी है कि अभी मेरे सामने जो पेपर आएगा उसके मैं 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा और मैक्सिमम नंबर उसमें लेके आऊंगा, 140 नंबर लेके आऊंगा मैं उसमें। जुड़ने तो जितने नंबर जुड़ने हैं, मुझे तो एक सीट चाहिए ना। लेकिन हाँ, जो ये जो पिछला वेटेज टाइप था इस तरीके से नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं शायद। सफलता का मूल मंत्र किस तरीके से है? प्रतिदिन आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मूल मंत्र का मतलब है ये किसी भी एग्जाम के लिए है। अगर आप मान लो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो गया या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 6 से 8 घंटे और 6 महीने की तैयारी अगर आप देते हैं ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको पढ़ना है, रियल वाला पढ़ना है। इतना टाइम आपको कम से कम लग जाता है। उच्च भारतीय विषयों पर प्राथमिकता दें, जो मैंने मेन टॉपिक बताए थे आपको, जिसमें आपकी भाषा 40 नंबर की, गणित 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान 30 नंबर का और सीडीपी शिक्षण कौशल और आपका जो बाल मनोविज्ञान हो गया ये 30 नंबर का। 120 नंबर की ये क्वेश्चन है, इस पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की आईसीटी, 10 नंबर का विज्ञान, इस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सब आपके तैयार, कहें तो जीरो से आपके तैयार होने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि आप परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो। अभी भर्ती का इंतजार कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन हाँ, अगर भर्ती आ भी गई तो क्या क्या कर लोगे आप? भर्ती आ गई तो 2 महीने में पेपर तो नहीं निकल रहा आपसे। मैं कह रहा हूं मेरे से भी पेपर दिलवा लो 2 महीने में, मेरे से नहीं पेपर ये पास होगा। इतना ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। तैयारी आप कुछ भी कर लो, टाइम लगता है, ये बोलने हवाई हवाई वाली बातें होती हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी टीचिंग प्लेटफॉर्म से जाके अपना बैच खरीद लो। 1000-1500 रुपए इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इतने आप महीने में खर्च कर देते होगे फालतू की चीजों में। 1000-1500 का बैच ले लो, 6 महीने, साल भर। और वैसे भी सारे बैच जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक चलते हैं वो वाले बैच। तैयारी करते रहो, क्या जा रहा है, 1 साल तैयारी कर लो, 1.5 साल कर लो, जब तक नहीं आएगी। और ऑप्शन भी क्या है आपके पास, तैयारी करो, है ना। अब अगर आपने डीएलएड कर चुके हो, सीटेट पास कर लिया, यूपी टेट पास कर लिया, यूपी टेट का ये वाला पेपर दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, वेट करते रहो ना, रिजल्ट का, रिजल्ट तो आएगा, वो आएगा। तैयारी करो। सीटेट का पेपर, अगर आपके यूपी टेट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, नंबर आंसर की से अच्छे बन रहे हैं, सीटेट पे मत फोकस करो यार, सुपर टेट पे फोकस करो। सीटेट का पेपर अगर हाँ यूपी टेट में नंबर आपके कम बन रहे हैं आंसर की से, तो आप यूपी टेट की उसकी सीटेट के लिए आप पेपर की तैयारी करो। सितंबर में उसका पेपर है, वो तो डिक्लेयर है, उसकी तैयारी करो, साथ में थोड़ा बहुत सुपर टेट देखते रहो, है ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यूपी टेट में नंबर आपके अच्छे बन रहे हैं, आप सुपर टेट की तैयारी कर ही नहीं रहे हो, तो पहले देखते हैं यूपी टेट में क्या रिजल्ट आएगा। भाई पेपर हो चुका है, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, आप क्या कर लोगे उसमें, है ना। मैं और आप कुछ उसमें कर थोड़ी ना सकते हैं, तो इसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दो। पछताने से कुछ नहीं होगा, पेपर आएगा, यूं ही आगे चला जाएगा, लोग नौकरी लेके निकल भी जाएंगे और आप बस बैठे रहेंगे। हार्श रियलिटी है, बोल जरूर रहा हूं, मुझे पता है कितनी सच्चाई है इन चीजों में, है ना। अखबार रोज बोल देते हैं 40,000 आ गई, 80,000 आ गई, 60,000 आ गई, 65,000 आ गई, और वही लेके यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाती है, इतनी भर्ती आ रही, इतनी भर्ती आ रही। मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, उनको आप देख लेना जाके। किसी में भी साफ मैंने बोला है कि किसी को कुछ नहीं पता है, कितनी आने वाली है कोई नहीं जानता है। तो मैं तो बस यही कहूंगा, अपनी तैयारी अच्छी रखो, बाकी जो चीजें आए भाड़ में जाए, मेरे को क्या है, आप अपनी तैयारी अच्छी रखो बस। माता पिता को अपने आप को बताना है कि लड़ाई झगड़े, टाइम से सो, खाना अच्छे से खाओ, 6 से 8 घंटे, 8 घंटे 7 घंटे आराम से नींद लो। अपनी मोबाइल का यूज थोड़ा कम करो, सोशल मीडिया को अपनी अगर चलाना आदत है तो उस पर टाइम लिमिट डालो, 8 घंटे की टाइम लिमिट डालो, सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे 8 घंटे की लिमिट डालो। 8 घंटे से ज्यादा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना है। दिन में 1 घंटे मोबाइल यूज करना है एक्स्ट्रा चीजों के लिए, न्यू रील्स देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, मूवी देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे। 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा चीजों में, बाकी सिर्फ पढ़ेंगे। देखो कैसे नहीं निकलेगा, करो 6 महीने तैयारी। बाकी प्रतिदिन 100 MCQ, हर क्वेश्चन, हर उसके सब्जेक्ट के 100 MCQ रोज सॉल्व करो। जब तक पेपर आएगा ना, 5-5 हजार MCQ सॉल्व कर चुके होगे। मैं कह रहा हूँ कौन सॉल्व फेल कर देगा आपको। किस तरीके से रिवीजन करो, रिपीट करो, बार बार चीजें करो। 2 महीने में पेपर हुआ, कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, ये सोचो ना एक बार। बाकी पिछले वर्षों के PYQ ज्यादा पेपर हुए ही नहीं है PYQ के, तो इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, 2-3 पेपर है, उनको कर लो। हाँ, जूनियर और प्राइमरी सारे कर डालो,
कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य ज्ञान इस तरीके के विषय सबके सेम होते हैं, कोई लेवल नहीं होता है इनका, सभी को पढ़ो, सभी को पीवाईक्यू कर लो, 4, 6, 8 जितने पेपर मिल रहे हैं सब कुछ कर डालो। यूपी के आसपास के जितने स्टेट है उनके जो शिक्षक के मेन पेपर होते हैं उनकी पेपर की तैयारी करो, उनको पढ़ो, उनके पीवाईक्यू पढ़ डालो। देखो ना यूपी में, देखो आप लेखपाल की भर्ती होती है, यूपी में यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उनके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना, उनको पढ़ो, करो तैयारी, हो जाएगी। समय प्रबंधन, निरंतर अभ्यास, समय का प्रबंधन करो, रोज अभ्यास करो। कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा पढ़ने से पेपर आ जाता है, समझ में आने लगती हैं चीजें। सॉल्व तभी होगा, जॉब तभी मिलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है। कमजोर विषयों को अतिरिक्त समय दो, जो भी आपके कमजोर विषय हैं उनको बहुत ज्यादा समय दो। मॉक टेस्ट देने के बारे में अभी मत सोचो, सप्ताह में 1 टेस्ट देके देख लो, अगर मन कर रहा है तो 1 दे लो, इससे ज्यादा मत पढ़ो। प्रतिदिन रोज के डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ो। कितने होते हैं डेली बेसिस पे? ज्यादा 50 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, जिसमें आपके यूपी के और देश के मुद्दे होंगे। पढ़ लो उठा के, और 15 दिन बाद उसको रिवाइज कर लो, 7 दिन बाद उसको रिवाइज कर लो। देखें कैसे एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। अनुशासन बना के रखो, तैयारी थोड़ी अच्छी रखो। हाँ, नकारात्मक तो है नहीं, तो क्वेश्चन पेपर पूरा आपको सॉल्व करना है। 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने हैं। ध्यान रखना, OMR सीट के बारे में जब आएगा मैं बता दूंगा OMR किस तरीके से बननी है। कोई भी क्वेश्चन पेपर छोड़ के नहीं आना है, पूरा क्वेश्चन करके आना है। 150 मिनट मिलेंगे, 150 ही क्वेश्चन है, सारे गोले भर के आना, कुछ छोड़ना है ही नहीं, क्यों नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, आप ही का चैनल है, अपना अपना ध्यान रखो। ये मैंने कुछ विषयों का इसके बारे में बनाया हुआ है, विषयों की जो किस तरीके से 150 मिनट में पर्याप्त समय होगा, प्रति 1 मिनट मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा विशाल सब्जेक्ट है ना। तो किस तरीके से तैयारी करनी है हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा अपना समझ के आप लोगों से बात करी है। आप मेरे ही भाई बहन, मेरे ही दोस्तों, तैयारी थोड़ी अच्छी करो, है ना। इस तरीके से ये भाषा में कितने हैं, गणित में कितने हैं, शिक्षण कितने का, पर्यावरण क्या है, तार्किक ज्ञान कितना है, ये मैंने इस तरीके से इसमें लिख दिए हैं। और 90 नंबर के ये आपके क्वेश्चन हो गए, जिसमें भाषा, सामान्य ज्ञान, गणित ये हो गया। बाकी 30 नंबर का आपका शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और वो हो गया, है ना। इनको तैयारी अच्छी शुरू कर दो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू नहीं मिल रहे, MCQ सॉल्व करो, और तैयारी थोड़ी सी अच्छी रखो। विज्ञान की तैयारी करो, बाल रीजनिंग 5 नंबर की है, ICT 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो आप कर लोगे। बहुत में आप डिसाइड करो ना कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। पूरे दिन रीजनिंग क्यों पढ़ोगे आप, पूरे दिन ICT क्यों पढ़ोगे आप? बाल मनोविज्ञान पढ़ो, शिक्षण कौशल पढ़ो, 30 नंबर वहां है ना, उनको पढ़ो। गणित पढ़ो, 20 नंबर है वहां पे। तैयारी थोड़ी सी अच्छी रखो। अंक गणित की तैयारी करो, है ना। अर्थमेटिक की आप तैयारी करते हो, आपको पता है 12 से 15 नंबर आपके आराम से वहां आ जाते हैं। और जबकि आपको पढ़ा है उसमें भी 5-6 टॉपिक हैं जो मेन है, उसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी रखो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, आप ही का चैनल है, मैं आप सबके लिए ये वाली वीडियो बनाई है। हाँ, अगर आपको कोई सुझाव होता है आप प्लीज मेरे को दीजिए, मेरे से कोई गलती होती है आप उसको भी बताइए, मैं जरूर उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी फीडबैक का जरूर वेट करता हूँ, जरूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगती है तो वो भी बताइए, कुछ भी खराब लगता है वो भी बताइए। मेरी कोई बात अगर खराब लग जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन हाँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, तैयारी शुरू कर दो। अपने माता पिता को थोड़ा अच्छा फील करवाओ, उनकी बात मानो, उनकी सम्मान करो। क्या है कि ना, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, उनका सम्मान करोगे, उनके साथ रहो, मजे करो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, एंजॉय भरपूर करो, उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। लेकिन तैयारी 7 से 8 घंटे यहाँ दे दो। 24 घंटे में 8 घंटे अगर यहाँ दे दोगे, बचे हुए आप 16 घंटे है, 16 घंटे में 8 घंटे सो लोगे, फिर 8 घंटे बचते हैं। 8 घंटे में खाना पीना सोना जो करना है करो, क्या जा रहा है ना। तैयारी थोड़ी अच्छी रखो, मजे करो। हैव ए नाइस डे, गुड लक, थैंक यू। आपका कोई डाउट होता है आप प्लीज पूछिए मेरे से, किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए मेरे से पूछिए। बाकी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें आपकी मैंने बुक्स करवा दी हैं, और कहें तो जिसमें आपके शिक्षण कौशल करवा दिए हैं, वो आप देख लीजिए जाके, है ना। बाकी माइक्रो टीचिंग की एक क्लास पड़ी हुई जिसमें 1-2 नंबर जरूर आते हैं, आपको पढ़ लो जाके, थोड़ा समय मिले तो। 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो मेरी है भी नहीं। तैयारी अच्छी रखो। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके MCQ की वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं जाके। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, गुड लक।